Very good morning, friends. Welcome back to secretarial practice. As you remember, last lecture we had finished with chapter number 1. So अब तक हमारे कितने चैप्टर्स हो गए हैं? चैप्टर 1 फिनिश हो गया है, चैप्टर 2 फिनिश हो गया है. आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 3, एंड दैट इज इशू ऑफ शेयर्स. इशू ऑफ शेयर्स जो है, एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि भाई इस इंट्रोडक्शन में क्या हो सकता है. सी, जॉइंट स्टॉक कंपनी कलेक्ट्स लार्ज कैपिटल, और इस लार्ज कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए कंपनी शेयर्स इशू करती है, डिबेंचर्स इशू करती है. अब कैपिटल अगर आपको ध्यान में होगा तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि भी जो कैपिटल है, कैपिटल मींस वेल्थ, मनी एंड प्रॉपर्टी दैट इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट्स. प्रॉफिट कमाने के लिए हम बिजनेस में जो कुछ भी लगाते हैं, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, दैट इज कंसिडर्ड एज कैपिटल. अब जॉइंट स्टॉक कंपनी क्योंकि लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए उसको ह्यूज कैपिटल चाहिए. ये ह्यूज कैपिटल कंपनी क्या करती है? ये ह्यूज कैपिटल कंपनी पब्लिक से कलेक्ट करती है, क्योंकि एक दो लोगों के बस की बात नहीं है कि वो लार्ज कैपिटल दे पाए. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम. तो कंपनी क्या करेगी? पब्लिक के पास से ये पैसा कलेक्ट करती है, और पब्लिक के पास से पैसा कलेक्ट करने के लिए कंपनी शेयर्स इशू करती है और डिबेंचर्स इशू करती है. अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बात करेंगे इशू ऑफ शेयर्स की. इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे. दैट विल बी डिस्कसिंग इन चैप्टर नंबर 4. दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग इशू ऑफ शेयर्स. अब कोई भी कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो शेयर्स इशू करने से संबंधित उसकी कुछ एक्टिविटीज होती है. यानी कि अगर कंपनी शेयर्स इशू कर रही है तो शेयर्स इशू करने के लिए इट हैज टू अंडरटेक सर्टेन एक्टिविटीज. इन सर्टेन एक्टिविटीज में क्या क्या एक्टिविटीज करना पड़ता है? सर, क्या क्या एक्टिविटीज में सबसे पहले कंपनी को करना पड़ता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. क्योंकि कंपनी जब शेयर्स इशू करेगी तो लोग उन शेयर्स को खरीदने के लिए कंपनी में अप्लाई करेंगे. दे विल अप्लाई फॉर शेयर्स. जाहिर बात है, जब कंपनी में वो शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो कंपनी उनको शेयर्स देगी. दैट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. अच्छा, शेयर्स अलॉटमेंट करने के साथ साथ कंपनी को करना पड़ता है कॉल ऑन शेयर्स. कॉल ऑन शेयर्स कब करना पड़ता है? सी, नॉर्मली कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो शेयर्स इशू करने के वक्त कंपनी पूरा का पूरा पैसा एक साथ कलेक्ट कर सकती है एट ए टाइम. लेकिन बहुत सारी कंपनियां ये शेयर्स का पैसा इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करती है. किस में कलेक्ट करती है? इंस्टॉलमेंट में. और अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा कलेक्ट कर रही है तो जब वो कंपनी इंस्टॉलमेंट का पैसा मंगवाती है उसको हम कहते हैं कॉल ऑन शेयर्स. यानी शेयर्स का अलॉटमेंट करने के साथ साथ कंपनी को करना पड़ेगा कॉल ऑन शेयर्स. कॉल ऑन शेयर्स के बाद में 3 नंबर पे देखो आता है फोरफीचर ऑफ शेयर्स. सी, शेयर्स कंपनी जब इशू करती है तो इंस्टॉलमेंट में अगर वो पैसे कलेक्ट कर रही है तो इंस्टॉलमेंट मंगवाएगी. अब नॉर्मली क्या होता है कि कंपनी जब शेयर होल्डर के पास से इंस्टॉलमेंट के पैसे मंगवाती है तो शेयर होल्डर पैसे भर देता है, लेकिन कुछ लोग नहीं भरते हैं. अब जो लोग शेयर्स के पैसे टाइम पर पे नहीं करते हैं या कॉल मनी पे नहीं करते हैं, कंपनी उनके शेयर्स जब्त कर लेती है या छीन लेती है या वापस ले लेती है. उसको हम कहते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स. So if the shareholder does not pay the call money on time, company will do forfeiture of shares. सीधा सिंपल लॉजिक है
कि अगर बच्चा स्कूल की फीस पे नहीं करेगा तो स्कूल उसको निकाल देता है। उसी तरीके से शेयर होल्डर अगर कॉल का पैसा पे नहीं करता है तो कंपनी उसके शेयर्स वापस ले लेती है, छीन लेती है। दैट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। कई केसेस में क्या होता है कि भाई मान लो कंपनी ने कॉल किया, सपोज मैं शेयर होल्डर हूं, कंपनी ने मुझसे कॉल किया है, बराबर है। कंपनी ने मुझसे कहा है कि आप कॉल का पैसा भरो, लेकिन मेरे पास भरने के लिए पैसा नहीं है। अब कंपनी मुझसे शेयर्स छीने, उससे अच्छा मैं खुद कंपनी को जाकर के शेयर्स रिटर्न कर देता हूं, जिसको हम कहते हैं सरेंडर ऑफ शेयर्स। यानी अगर मेरे पास कॉल मनी भरने का पैसा नहीं है, इन सच ए सिचुएशन मैं खुद अपनी इच्छा से कंपनी शेयर छीने तो फॉरफीचर कहते हैं। शेयर होल्डर अगर अपनी इच्छा से कंपनी को शेयर्स रिटर्न कर देता है तो उसको हम सरेंडर ऑफ शेयर्स कहते हैं। तो सरेंडर ऑफ शेयर्स भी हो सकता है, यानी शेयर्स को इशू करने से संबंधित शेयर्स का अलॉटमेंट करना, कॉल ऑन शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, सरेंडर ऑफ शेयर्स। अब कंपनी जब शेयर्स इशू करती है, अगर आपको ध्यान में होगा हमने चैप्टर नंबर 2 में मीनिंग ऑफ शेयर्स डिस्कस किया था। तब मैंने आपसे कहा था कि शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसको ट्रांसफर किया जा सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जाहिर बात है जो लोग शेयर्स खरीदते हैं वो इनकी बाइंग एंड सेलिंग भी करते हैं, तो कंपनी को करना पड़ेगा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर कब होता है? जब शेयर होल्डर अपने शेयर्स किसी और को बेच देता है। सर्टेन केसेस में अगर शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके शेयर्स उसके कानूनी वारिस के नाम पर कर दिए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। सो शेयर्स कंपनी जब कभी भी इशू करेगी तो इशू ऑफ शेयर से संबंधित कंपनी को फॉलोइंग एक्टिविटीज करनी पड़ती है। क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ती है? वंस अगेन ध्यान देंगे। सबसे पहला करना पड़ता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के साथ करना पड़ता है कॉल ऑन शेयर्स। अगर कॉल मनी पे नहीं किया तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स होगा या सरेंडर ऑफ शेयर्स होगा, और उसके अलावा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ये सारी एक्टिविटीज शेयर्स को इशू करने से संबंधित है। इन सारी एक्टिविटीज को करने के लिए कंपनी को फॉलो करना पड़ता है एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, यानी कि इन एक्टिविटीज को कंपनी कैसे भी और कुछ भी नहीं कर सकती है। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 या एज पर कंपनीज एक्ट 2013। अब प्रोसीजर कौन करता है? सर कंपनी के अंदर मेन जो करता धरता है या कंपनी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो तो सेक्रेटरी है, और ये सारी एक्टिविटीज या सारी फॉर्मेलिटीज, सारा प्रोसीजर किसके थ्रू होता है? सेक्रेटरी के थ्रू होता है। सेक्रेटरी का बेहद इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। इट इज डन बाय द सेक्रेटरी। कंपनी का जो सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट होगा वो सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट इन सारी एक्टिविटीज, इन सारे प्रोसीजर्स को हैंडल करता है, एंड देयरफॉर सेक्रेटरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। सेक्रेटरी को इन सभी प्रोसीजर्स का डीप नॉलेज होना चाहिए कि ये काम कैसे किया जाता है, हाउ इट इज डन। सेक्रेटरी मस्ट हैव डीप नॉलेज बिकॉज दीज एक्टिविटीज आर टू बी डन बाय द सेक्रेटरी। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, यानी कि इस चैप्टर के अंदर इन द कमिंग लेक्चर्स हम लोग अलॉटमेंट का मीनिंग, कॉल का मीनिंग, फॉरफीचर, सरेंडर, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, इन सारी चीज़ों के मीनिंग और इनसे जुड़े हुए जो लीगल प्रोविजंस है, यानी कि जो कानूनी नियम है, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द कमिंग लेक्चर्स, ऑल दीज। अब
आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, एंड दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। सी, कंपनी को यूज कैपिटल की आवश्यकता होती है। ये जो कैपिटल है, बिफोर डिस्कसिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, हम लोग थोड़ा सा कुछ बातचीत कर लेते हैं कि भाई कंपनी का कैपिटल क्या है। एज आई टोल्ड यू, कैपिटल वेल्थ, मनी एंड प्रॉपर्टी है जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, बराबर है। मान लो मैं कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूं, तो जाहिर बात है मुझे कैपिटल की जरूरत होगी। ये कैपिटल मुझे क्यों चाहिए? सी, कंपनी के कैपिटल की आवश्यकता 3 कारणों से होता है। सी, कंपनी का जो कैपिटल मुझे चाहिए वो 3 रीजन से। एक, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, यानी कि कंपनी के फॉर्मेशन के लिए आई नीड कैपिटल। नंबर 2, मुझे कैपिटल क्यों चाहिए? सर, नंबर 2, मुझे कैपिटल चाहिए रोजमर्रा के कामकाज को चलाने के लिए, यानी कि रूटीन ऑपरेशंस। डे टू डे एक्टिविटीज को चलाने के लिए। और अगर मेरा बिजनेस अच्छा चल जाए तो नंबर 3, मेरे बिजनेस को एक्सपांशन करने के लिए। इट इज फॉर एक्सपांशन। सो कैपिटल इन ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज रिक्वायर्ड फॉर 3 पर्पसेस। 3 कारणों से कैपिटल की आवश्यकता होती है कंपनी को शुरू करने के लिए, रोजमर्रा के कामकाज को चलाने के लिए, और बिजनेस अच्छा चल जाए तो उसको बढ़ाने के लिए, यानी कि एक्सपांशन के लिए। मैंने थोड़ा सा एक प्रमोटर होने के नाते मैंने अपने दिमाग में कैलकुलेशन किया कि भाई मुझे कंपनी शुरू करके चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए। देखो, कंपनी स्टार्ट करूंगा तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सब की जरूरत पड़ेगी। मैंने सबका टोटल मारा कि भाई कितना चाहिए, 150 करोड़ चाहिए, बराबर है, 150 करोड़। इससे मेरी कंपनी स्टार्ट तो हो जाएगी, लेकिन चलाना भी पड़ेगा क्योंकि लेबर को वेजेस देना है, रॉ मटेरियल का पेमेंट करना है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस है, ओवरहेड एक्सपेंसेस है, पैकिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, स्टाफ की सैलरी है, ये सब देना पड़ेगा। इसके लिए मुझे कितना चाहिए? इसके लिए मुझे चाहिए 50 करोड़। अब जाहिर बात है कुछ साल बिजनेस करूंगा, अच्छा बिजनेस सेटअप हो जाएगा तो उसको बढ़ाने की भी कोशिश करूंगा, बढ़ाऊंगा तो फिर से मुझे और भी पैसे लगेंगे अपने बिजनेस के एक्सपांशन के लिए। मैंने उसका कैलकुलेशन किया, कितना चाहिए, 100 करोड़। 150 करोड़ यानी कि 150 करोड़ कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, 50 करोड़ कंपनी को चलाने के लिए, और एक्सपांशन के लिए 100 करोड़। सब कुल मिलाकर के कितना हो गया, 300 करोड़ मुझे चाहिए कंपनी को स्टार्ट एंड ऑपरेट करने के लिए। आई नीड 300 करोड़। सो क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल में सबसे पहला आता है अथोराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल। अथोराइज या रजिस्टर्ड कैपिटल किसे कहते हैं? सी, अगर आपको ध्यान में होगा 11th स्टैंडर्ड के एसपी में आप लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई कंपनी स्टार्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कैपिटल क्लॉज है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कैपिटल क्लॉज है। उस कैपिटल क्लॉज में मैं लिख दूंगा ₹300 करोड़ और अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा। ध्यान से सुने वंस अगेन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में मैं लिख दूंगा ₹300 करोड़ और अपने कंपनी को रजिस्टर करवा लूंगा। क्योंकि मैंने मेमोरेंडम में 300 करोड़ लिख करके रजिस्टर करवाया, इसलिए ये 300 करोड़ बन गया मेरा रजिस्टर्ड कैपिटल।
रजिस्टर्ड कैपिटल इज दैट कैपिटल विथ विच द कंपनी रजिस्टर्स इटसेल्फ। ये वो कैपिटल है जिससे कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। इसे अथोराइज कैपिटल क्यों कहते हैं? इसे अथोराइज कैपिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरी कंपनी को रजिस्टर कर देने का मतलब रजिस्ट्रार ने मेरी कंपनी को अथॉरिटी दिया है। मेरी कंपनी को क्या दिया है? अथॉरिटी दिया है कि हम पब्लिक के पास से 300 करोड़ कलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन कलेक्ट 300 करोड़। दैट इज अथोराइज्ड या रजिस्टर्ड। क्योंकि हमारी कंपनी को अथॉरिटी है 300 करोड़ कलेक्ट करने की, इसलिए वो अथोराइज्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड क्यों है? क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में वो अमाउंट लिख के हमने रजिस्ट्रेशन करवाया। अब मेरी कंपनी ने 300 करोड़ लिख करके रजिस्टर करवाया। रजिस्ट्रार ने कंपनी को रजिस्टर कर देने का मतलब उसने मेरी कंपनी को 300 करोड़ कलेक्ट करने की अथॉरिटी दे दी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये 300 करोड़ मुझे अभी के अभी चाहिए? नहीं। इस 300 करोड़ में से मुझे अभी कितने चाहिए? इस 300 करोड़ में से मुझे अभी चाहिए 150 करोड़ शुरू करने के लिए और 50 करोड़ चलाने के लिए। एक्सपांशन तो मैं अभी करूंगा नहीं, 4-5 साल के बाद में करूंगा। तो अभी पूरा 300 करोड़ कलेक्ट करने का कोई मीनिंग है क्या? नहीं है ना। बिकॉज फुल 300 करोड़ इज ऑफ नो यूज नाउ। अभी मुझे 200 करोड़ चाहिए, तो मैं 200 करोड़ के शेयर्स और डिबेंचर्स पब्लिक को इशू करता हूं। अब ये जो 200 करोड़ के शेयर्स और डिबेंचर्स में पब्लिक को इशू करता हूं, दैट बिकम्स इशूड कैपिटल। ये बन जाता है इशूड कैपिटल। और 100 करोड़ के जो शेयर्स मैंने इशू नहीं किए, दैट बिकम्स अनइशूड कैपिटल। सो इस अथोराइज कैपिटल में से जितने के शेयर्स मैं इशू कर देता हूं टू द पब्लिक, वो बन जाता है इशूड कैपिटल। मैंने 200 करोड़ के शेयर्स इशू किए, ये बन गया इशूड कैपिटल। 100 करोड़ के शेयर्स इशू नहीं किए, ये मैं 4 या 5 साल के बाद जब एक्सपांशन करूंगा तब इशू करूंगा, देन इट बिकम्स अनइशूड। जो शेयर्स बेच दिए पब्लिक को या बेचना चाहते हैं वो इशूड, जो बाद में बेचेंगे अभी नहीं बेचना चाहते हैं दैट इज अनइशूड। अब मेरी कंपनी ये इशूड कैपिटल यानी कि ये जो 200 करोड़ के शेयर है ये पब्लिक को ऑफर करेगी। कैसे ऑफर करेगी? प्रोस्पेक्टस के जरिए। ध्यान रखें ये 200 करोड़ इसी 300 करोड़ का हिस्सा है। इशूड कैपिटल अथोराइज्ड से कम हो सकता है या इक्वल हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अथोराइज्ड मैक्सिमम अमाउंट है। कंपनी इससे ज्यादा की अथॉरिटी नहीं है। सो इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ अथोराइज्ड कैपिटल विच इज इशूड टू द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। ये वो कैपिटल है जो कंपनी ने पब्लिक को इशू किया है शेयर्स के रूप में। ये इशू नहीं किया है, बाद में करेंगे। अब मेरी कंपनी पब्लिक को 200 करोड़ के शेयर्स इशू करना चाहती है। इस 200 करोड़ में से पब्लिक जितने के शेयर्स खरीदने के लिए राजी है, तैयार है, दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मेरी कंपनी ने 200 करोड़ के शेयर्स ऑफर किए प्रोस्पेक्टस के जरिए, उसमें से पब्लिक ने 198 करोड़ का एप्लीकेशन दिया खरीदने के लिए। यानी कि पब्लिक 198 करोड़ के शेयर्स खरीदने को राजी है, तैयार है, दैट बिकम्स सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कंपनी के पास कितने के एप्लीकेशंस आए? 198 करोड़ के। शेयर्स कितना बेचना चाहती थी? 200 करोड़। कितने के एप्लीकेशन नहीं आए यानी कि पब्लिक नहीं खरीदना चाहती है, दैट बिकम्स अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल 2 करोड़ वो अमाउंट है जो पब्लिक खरीदना नहीं चाहती। ये वो अमाउंट है जो पब्लिक खरीदने के लिए तैयार है। तो मेरी कंपनी ने 200 करोड़ के शेयर्स ऑफर किए, इशू करना चाहती है, उसमें से सब्सक्राइब्ड हो गया 198 करोड़ और अनसब्सक्राइब्ड हो गया 2 करोड़। ये वो पब्लिक खरीदने के लिए राजी है, ये खरीदने के लिए राजी नहीं है।
ये बाद में हम किसी बैंक वगैरह को बेच करके उनके पास से पैसा ले लेंगे, वो बाद की बात है। बट जितने के एप्लीकेशंस आए पब्लिक खरीदने को तैयार है वो सब्सक्राइब, जो एप्लीकेशंस नहीं आए दैट इज अनसब्सक्राइब। चलो, पब्लिक मेरी कंपनी में 198 करोड़ के शेयर्स खरीदने को तैयार है, एप्लीकेशंस आए। उस 198 करोड़ के एप्लीकेशन में कंपनी ने पब्लिक के पास से 100 करोड़ रुपया मंगवाया कि आप अभी 100 करोड़ दे दो। पार्ट में कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, पूरा एक साथ में कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। 198 करोड़ में से पब्लिक के पास से 100 करोड़ अभी कंपनी ने मंगवा लिया कि आप 100 करोड़ अभी दे दो, बाकी का पैसा हम बाद में मंगाएंगे। तो ये जो 100 करोड़ कंपनी ने पब्लिक के पास से मंगवाया कॉल के रूप में या इंस्टॉलमेंट के रूप में, दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। और बाकी का जो नहीं मंगवाया है या बाद में मंगवाएंगे वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। उसमें एक ही हिस्सा है अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल वो हिस्सा है जो हम बाद में कॉल करेंगे, अभी कॉल नहीं किया, एट प्रेजेंट इट इज अनकॉल्ड, बाद में कॉल करेंगे उसको। अभी पब्लिक के पास से 100 करोड़ मंगवा लिया, दैट इज कॉल्ड अप। 48 करोड़ हम बाद में मंगाएंगे, दैट इज अनकॉल्ड। और 50 करोड़ रिजर्व में रखा, यानी कि ये वो पैसा है जो कंपनी शेयर होल्डर के पास ही रहने देगी कि ये पैसा आप अपने पास ही रखो, जब तक कंपनी चलेगी कंपनी ये पैसा नहीं मंगवाएगी। जब कंपनी बंद होगी तब ये पैसा मंगवाया जाएगा, यानी कि तब तक ये पैसा शेयर होल्डर के पास रिजर्व में रहेगा। जब तक कंपनी चल रही है दिस मनी विल रिमेन एज रिजर्व विद द शेयर होल्डर। ये रिजर्व के रूप में रहेगा शेयर होल्डर के पास, कंपनी कॉल नहीं करेगी रिजर्व कैपिटल। जब कंपनी बंद होगी, कर्जदारों को कर्जा चुकाने का समय आएगा, उस वक्त ये पैसा मंगवाया जाएगा। तो वंस अगेन 198 करोड़ में से 100 करोड़ कंपनी ने मंगवा लिया, 48 करोड़ बाद में मंगवाएगी, 50 करोड़ शेयर होल्डर के पास रिजर्व में ही रहने देगी। अब कंपनी ने 100 करोड़ शेयर होल्डर के पास से कॉल के रूप में मंगवाया। इस कॉल करने के बाद ज्यादातर शेयर होल्डर पे कर देते, लेकिन कुछ लोग नहीं भी पे कर पाते हैं। अब कंपनी ने कॉल किया 100 करोड़ का, उसमें से सभी लोगों ने मिलकर के कंपनी को कितना दे दिया, 98 करोड़ दे दिया। ये जो पैसा शेयर होल्डर ने कंपनी को पे कर दिया, दैट इज पेड अप कैपिटल। आपके पास लाइट का बिल आया, आपने लाइट का बिल भर दिया, कंपनी ने कॉल किया, आपने पैसा भर दिया, जितना पैसा शेयर होल्डर कंपनी को दे देता है वो बन जाता है पेड अप कैपिटल। कुछ लोग लेकिन पैसा नहीं भी दे पाते हैं। अब जो लोग पैसा नहीं दे पाते हैं उतना पैसा डिफॉल्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं कॉल इन एरियर्स। क्या कहते हैं? कॉल इन एरियर्स। साधारण भाषा में उसको अनपेड कैपिटल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनपेड कैपिटल। क्या कह सकते हैं? अनपेड कैपिटल या कॉल इन एरियर्स। सो कंपनी ने 100 करोड़ का कॉल किया था, उस 100 करोड़ में से शेयर होल्डर्स ने 98 करोड़ कंपनी को पे कर दिया। 2 करोड़ जितना पैसा डिफॉल्ट हो गया, ये जो 2 करोड़ डिफॉल्ट हो गया, दैट 2 करोड़ इज कॉल्ड इन एरियर्स। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। वंस अगेन थोड़ा एक क्विक रिव्यू लेते हैं, फिर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ऑथोराइज या रजिस्टर्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड है और कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है। ये मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी पब्लिक के पास से कलेक्ट कर सकती है। अब ऑथोराइज में से कंपनी पब्लिक को 200 करोड़ के शेयर्स बेचना चाहती है, दैट इज इशूड। 100 करोड़ अभी नहीं बेचेंगे,
या अभी इशू नहीं करेंगे, दैट इज अनइशूड। ये बाद में इशू करेंगे, कब? जब एक्सपांशन करेंगे तब। इशूड में से पब्लिक जितने का खरीदने को तैयार है दैट इज सब्सक्राइब्ड, पब्लिक जितना खरीदने को तैयार नहीं है दैट इज अनसब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड में से कंपनी ने शेयर होल्डर से जितना पैसा मंगवाया दैट इज कॉल्ड अप, जो बाद में मंगवाएंगे दैट इज अनकॉल्ड, और जो शेयर होल्डर के पास ही रहने देंगे दैट इज रिजर्व। कंपनी ने जो पैसा मंगवाया उसमें से शेयर होल्डर ने जितना पे कर दिया दैट इज पेड अप, और जितना डिफॉल्ट हो गया दैट इज, ठीक है। सो दैट इज क्लासिफिकेशन। ये दोनों चीजें आपको प्रिंटेड बुक में मिल जाएगी ऑन पेज नंबर 39 एंड पेज नंबर 40। सो आप क्या रिफर करेंगे? आप रिफर करेंगे पेज 39 एंड पेज नंबर 40। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे। थैंक यू वेरी मच।